जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में मैं दाब की बात करूंगा। इसके साथ तरल में दाब और उत्प्लावकता आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करेंगे हम लोग, जहाँ पर हम लोग कल छोड़े थे। आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दाब की। दाब क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पर मैं टाइटल देता हूँ दाब यानी कि प्रेशर। ठीक, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर कहेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफिनेशन दे दूं, फिर इसे अगर मैं आपको समझाऊं तो शायद बेहतर होगा। तो मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ये प्रणोद क्या होता है। देखो, प्रणोद भी एक प्रकार का बात करें तो ये बल होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, ठीक ना। अगर इसमें हम लोग प्रणोद की बात करते हैं तो अगर वस्तु के सतह के लंबवत जो बल लगता है, किसी भी वस्तु के सतह के लंबवत, ठीक ना। इसकी ये सतह है तो इसके लंबवत, ये सतह है तो इसके लंबवत, ये सतह है तो इसकी लंबवत, और ये सतह है तो इसकी लंबवत, किसी मतलब एक ही परिस्थिति में होगा। तो अगर बात करेंगे उसकी सतह की लंबवत जो लगने वाला बल होगा उसे हम लोग प्रणोद बोलते हैं, ठीक ना। और दाब का जो तात्पर्य है वो दबाव से है, ठीक ना। वो किससे तात्पर्य है? दबाव से। अर्थात अगर कोई वस्तु है उस पर कितना दबाव पड़ता है। सबसे पहले मैं अगर इसके फार्मूले की बात करता हूँ दाब के, तो दाब का फार्मूला क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल होता है। जैसे आपको एकांक क्षेत्रफल है तो पर यूनिट एरिया चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर जो दाब होगा, दाब बराबर में जो फार्मूला होगा आपका प्रणोद अब बटा में क्षेत्रफल, प्रणोद बटा में क्षेत्रफल मिलेगा, और ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। और दाब को हम लोग P से दिखाते हैं, प्रणोद को F से दिखाते हैं, और क्षेत्रफल को A से। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है P = F/A, ठीक ना। अगर हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक की जब बात करेंगे तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और एरिया का मात्रक मीटर का वर्ग होता है। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। या फिर इसे एक और नाम देते हैं, एक वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल, जिन्होंने दाब से संबंधित बहुत सारे नियमों की व्याख्या की, बहुत सारे सिद्धांतों को एक्सप्लेन किया। तो उनके नाम पर इसके मात्रक को पास्कल भी कहा जाता है। इसके मात्रक को क्या कहा जाता है? पास्कल। तो यहाँ पर एक और बात आती है, एक डिफिनीशन आती है कि पास्कल में आपसे पूछा जाता है एक पास्कल क्या होता है, ठीक ना। एक पास्कल किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल सा है, एक पास्कल। अब देखिए, ये दाब का मात्रक है, तो यहाँ पर अगर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आता है तो उसे हम लोग एक पास्कल बोलेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू 1 कब आएगी? जब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल 1 न्यूटन होगा, ठीक ना। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। तो उसे क्या बोलेंगे कि उस पर जो दाब लगता है वो 1 पास्कल होता है। बस समझ आ रही? तो अगर मैं सीधे लिखता हूँ कि F बराबर में कितना हो? 1 न्यूटन हो, और एरिया जो हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो क्योंकि जो दाब आएगा P बराबर में वो कितना आएगा? 1/1, यानी कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर 1 पास्कल, 1 पास्कल आएगा, ठीक ना। तो ये इसका मात्रक हो जाता है। 1 पास्कल की डेफिनेशन आप ये भी बता सकते हैं, 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल पर लगने वाले 1 न्यूटन बल, जब 1 न्यूटन बल लगता हो तो उसके द्वारा उत्पन्न दाब क्या कहलाता है? 1 पास्कल कहलाता है। पास्कल के दाब के अन्य और भी मात्रक हैं, जैसे बार हो जाता है और टार, ठीक है। इसके अन्य भी मात्रक हैं दाब के। तो ये मेरे हिसाब से आपको दाब का जो डिफिनीशन है वो समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसमें उदाहरण की बात करता हूँ कि दाब का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर जो फार्मूला P = F/A लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य किससे है? देखो, अगर हर बढ़ता है, अगर हर को नियत रख करके अंश को बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा, तो दाब का मात्रक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली मैं ये कहूँगा कि अगर किसी सतह पर लगने वाला जो प्रणोद है उसका मान बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। अगर प्रणोद का मान घटता है तो दाब का मान घटेगा। लेकिन इसके जस्ट विपरीत एरिया का मैटर आता है, और ये इस दाब को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। बात समझ आ रही है? तो अगर देखिए यहाँ पर एरिया अपान में है था, एरिया से डिवाइड है, तो अगर एरिया ज़्यादा होगा, एरिया क्या होगा? ज़्यादा, मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से भाग देंगे तो इसका वैल्यू छोटा आएगा, अर्थात जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ठीक ना ज़्यादा होगा, ज़्यादा में मतलब ऊपर की तरफ एरो दे देते हैं, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा। सेम कंडीशन अगर क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, तो जो दाब होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो जो चाकू से फल काटे जाते हैं उनकी धार तेज होती है, या फिर जो भी हथियार हैं उनकी धारों को तेज किया जाता है। तेज करने से फ़ायदा ये होता है कि उनकी जो धार होती है, धार का जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है वो कम हो जाता है, और कम क्षेत्रफल होने की वजह से दाब अधिक लगता है, जिससे फल आसानी से कट जाता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये जो आपकी सुई होती है, नीडल्स, इंजेक्शन, और उसकी जो नोक होती है वो भी पतली बनाई जाती है। पतली बनाने का कारण क्या होता है कि वहाँ पर भी एरिया का मैटर होता है। एरिया कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा, और जब दाब ज़्यादा लगेगा तो आपके शरीर में इंजेक्ट करना हो या फिर किसी काम के उपयोग में लाना हो तो वहाँ से वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मली अगर बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, चलो एक और चीज़ की बात करते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक हम कोई पत्थर का टुकड़ा लिए हुए हैं, कुछ वो इस आकार का है, ठीक है, कुछ इस आकार का पत्थर का टुकड़ा है, इस आकार का एक पत्थर का टुकड़ा है। अगर हम ऐसे रखे हुए हैं, अगर ऐसे इसको इधर से है, देखो इसका ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है, और ये ऊपर वाला जो ब्लैक एरिया है, ठीक ना, ये जो ब्लैक एरिया है ये क्या है, कम है। तो अगर इसे हम लोग भूमि पर रखेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के, इसके पीछे वाले हिस्से के बराबर होगा, तो दाब क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो ये अधिक दाब दिखाएगा, इस पर अधिक दाब लगेगा। लेकिन जस्ट अगर इसको हम विपरीत कर दें, ऐसे इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक ना, अगर इसी को हम लोग ऐसे रख देते हैं, अगर ऐसे रख देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये वाला जो एरिया होगा इसका ये वाला जो एरिया होगा वो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये वाला एरिया ज़्यादा है। अगर ये वाला एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कम दाब लगाएगा। जैसे अगर बात करेंगे ऊँट के पैर की, तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऊँट के पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं। गद्दीदार होने का मतलब कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक ना, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा उसके पैर, ठीक ना, नीचे के हिस्से बोल्ड होते हैं, ठीक ना, तो ये नीचे वाला जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, और जो नीचे वाला एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि दाब कम लगेगा, तो ऊँट को रेगिस्तान में चलने में क्या होगी, आसानी होगी। क्योंकि अगर बालू है तो बालू में जितना एरिया कम रहेगा तो दाब ज़्यादा लगेगा, तो वो बालू में ज़्यादा धंसता है, तो ज़्यादा धंसेगा तो हमें दाब का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर दाब को कम किया जाएगा। और दाब को कम क्यों किया जाएगा, ताकि उसमें आसानी से चल पाए। तो उसमें बात करते हैं ऊँट के अलावा कोई अन्य जानवर आसानी से नहीं चल सकता है, इसलिए हम लोग ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये दाब का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर दाब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे हम लोग तरल की बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। तरल क्या होता है? जो तरल शब्द है यह दो प्रकार की अवस्थाओं को निरूपित करता है। एक अवस्था आपकी कौन सी होती है, द्रव अवस्था होती है, दूसरी अवस्था कौन सी होती है, गैस। तो द्रव और गैस को सम्मिलित रूप से हम लोग तरल बोलते हैं। और जो तरल में दाब होता है, जैसे मान के चलिए अगर कोई ठोस वस्तु है तो वो जो दाब लगाती है वो अपने भार की दिशा में दाब लगाती है। जैसे अगर मान चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम पृथ्वी पर रखे हुए हैं, जिसका भार किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। अगर इसकी तरफ नीचे की तरफ भार जो होता है तो दाब भी इसका इसी दिशा में होगा। लेकिन अगर किसी तरल की बात कर लें, मान के चलिए ये हमारा एक कोई पात्र है, एक बर्तन है, अगर इसमें हम किसी तरल को रख लेते हैं तो वो क्या करता है कि इसकी दीवारों के अतिरिक्त, ठीक ना, इसकी दीवारों पर दीवारों और इसकी जो सतह होती है इस पर समान रूप से दाब लगाता है, ठीक ना, इसकी दीवारों और इसकी सतह पर समान रूप से दाब लगाता है। इसलिए इसका जो अध्ययन होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो तरल होता है इसकी दीवारों पर, जैसे अगर किसी बर्तन में रखेंगे, ठीक ना, बर्तन में रखेंगे तो बर्तन की दीवारों के साथ साथ और उसकी सतह पर भी क्या लगाता है, वो दाब लगाता है। इस चीज़ को समझने के लिए आप एक गिलास में पानी भर करके, जो प्लास्टिक की गिलास है
पानी भर करके आप उसमें बगल में छेद करेंगे, इधर से भी छेद करेंगे तो पानी इधर से भी गिरने लगेगा, और नीचे की तरफ अगर छेद कर दें तो इधर से भी पानी गिरेगा। लेकिन अगर इसी गिलास में आप कुछ ऐसी ठोस चीज़ें रख लीजिए, जैसे बात करेंगे आप आटा रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, कुछ ऐसी प्रकार का मटेरियल रखेंगे तो अगर बगल से छेद करते हैं तो नहीं गिरता है, केवल अगर नीचे से छेद होगा तभी गिरना शुरू होता है। क्यों ऐसा होता है कि जो ठोस होते हैं वे केवल अपने भार की दिशा में ही क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, ठीक ना। लेकिन जो तरल होते हैं वो अपने भार की दिशा के अतिरिक्त वो उसकी क्या होते हैं, दीवारों पर, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसकी दीवारों के साथ साथ उसकी सतह पर भी क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। इसी से संबंधित एक घटना आती है जिसे हम लोग बावेंसी बोलते हैं, उत्प्लावकता बोलते हैं। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरल समझ में आ गया होगा, जो तरल में दाब है। इसके अलावा अब हम लोग उत्प्लावकता को समझते हैं, ठीक है। उत्प्लावकता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर उसका जो उदाहरण है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग देखे हों तब, ठीक ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुएं से पानी खींचता है, ठीक ना, मान लेते हैं ये कोई कुआं है और इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक ना। कोई व्यक्ति अगर इसमें से पानी खींचता है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि वो रस्सी बांधा हुआ है, ठीक ना, रस्सी बांधा हुआ है और इसमें बाल्टी है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से करके बाल्टी उसकी है, ठीक ना, और इस बाल्टी से वो क्या करता है, पानी खींचता है, ठीक ना। वो व्यक्ति क्या करता है, पानी खींचता है। अगर जब वो पानी खींचता है तो बाल्टी जब तक पानी के संपर्क में रहती है, जब तक बाल्टी के संपर्क में रहती है तब तक तो उसे भार का उतना अनुभव नहीं होता है, बस हमारी उसे उतना भार का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जैसे वो ये पानी की सतह को क्रॉस करती है, ये बाल्टी का जो भार होता है ज़्यादा प्रतीत होने लगता है, बाल्टी का भार ज़्यादा प्रतीत होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ये हमारा प्रश्न है। इसके अलावा एक और प्रश्न की बात करेंगे, अगर कोई एक बाल्टी हो, उस बाल्टी में आप एक खाली बोतल को बंद करके अगर डुबोइए तो वो ऊपर की तरफ भाग करके चला आता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि अगर किसी द्रव में कोई इसी वस्तु को डुबोया जाता है तो जो द्रव होता है या फिर जो तरल होता है उसके ऊपर की तरफ उस वस्तु पर एक बल लगाता है, उसके ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, और उस ऊपर की तरफ जो लगाया गया बल होता है उस बल को नाम देते हैं उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल। और ये जो पूरी घटना होती है, ये पूरी घटना क्या कहलाती है, उत्प्लावकता कहलाती है। पूरी घटना क्या कहलाती है, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता कहलाती है। बात समझ में आ रही है? अगर ये उत्प्लावकता कहलाती है घटना, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे उत्प्लावकता किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, निर्भर किन चीज़ों पर करती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये ऊपर की तरफ जो होता है क्या लगाता है, दाब लगाता है, जिससे जब तक पानी की सतह में रहता है तो उसे दाब का महसूस, भार का महसूस कम होता है, मतलब जो इसका वास्तविक भार होता है उससे कम महसूस होता है। लेकिन जैसे वो पानी की सतह को क्रॉस करता है तो उसे ज़्यादा भार क्या होता है, महसूस होने लगता है। तो ये बात प्रूफ करती है कि द्रव में अगर किसी वस्तु को डुबोते हैं तो उस वस्तु पर एक ऊपर की तरफ बल लगता है, ठीक है, ऊर्ध्वमुखी दिशा में बल लगता है, जिसे हम लोग उत्प्लावक बल बोलते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, उत्प्लावकता बोलते हैं। अब ये जो उत्प्लावकता होती है कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। डिपेंड ये करती है अगर जो वस्तु है उसका भार, ठीक ना। जैसे अगर हम बात करेंगे कि कोई वस्तु को अगर द्रव में डालते हैं, कब वह डूब जाएगी, कब वह तैरेगी, ये किन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो अगर जो उत्प्लावक बल है, ठीक ना, उत्प्लावक बल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उत्प्लावक बल, और एक तरफ लिखता हूँ वस्तु का भार, ठीक ना, वस्तु का भार, सीधे मैं इसको भार लिख रहा हूँ। दूसरा कंडीशन में भी मैं भार लिखता हूँ और इधर लिखता हूँ उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल। अब देखिए ध्यान से, अगर उत्प्लावक बल, ठीक ना, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से ज़्यादा होता है, अगर वस्तु के भार से उत्प्लावक बल ज़्यादा होता है तो वस्तु क्या करेगी, तैरती रहेगी। वस्तु क्या करेगी, तैरेगी, अगर उत्प्लावक बल ज़्यादा है उसके भार से। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर भार वस्तु का ज़्यादा है उसके उत्प्लावक बल से तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो डूबने के लिए आप समझेंगे कि भार ज़्यादा होना चाहिए, उत्प्लावक बल कम होना चाहिए। अगर उत्प्लावक बल ज़्यादा है इसके भार से तो वस्तु क्या करती रहेगी, पानी में तैरती रहेगी। इसके अतिरिक्त एक और बात आती है जो कि आती है घनत्व की, कि घनत्व पर उत्प्लावकता कैसे डिपेंड करती है।
घनत्व पर उत्प्लावकता कैसे डिपेंड करती है, तो इसके पहले आपको घनत्व के बारे में जान लेना बेहतर है। घनत्व क्या होता है, तब आपको उत्प्लावकता घनत्व के परिप्रेक्ष्य से अच्छे समझ में आने वाली है। तो घनत्व की बात करते हैं तो एकांक द्रव्यमान में उपस्थित आयतन को, ठीक ना, सॉरी एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है। तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को वस्तु का घनत्व कहते हैं। तो ये जो घनत्व होता है वो रो से दिखाते हैं, द्रव्यमान को m से, और इसका जो आयतन होता है उसे v से दिखाते हैं। तो ये हमारा नॉर्मली फार्मूला हो जाता है। अगर मैं बात करूँगा इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो अगर ये मान के चलिए एक कोई मैं दो पात्र ले लेता हूँ, ठीक ना। अगर इस दोनों में कोई जल लिक्विड, मान लेते पानी भरा हुआ है, अगर इसमें क्या करते हैं हम लोग नमक को घोलते हैं, इसमें क्या करते हैं पानी में नमक को घोलेंगे, तो एक में नमक को कम घोलते हैं, एक में नमक को नहीं घोलते हैं, और एक में नमक को घोल देते हैं, एक में नमक को घोल देते हैं। अब देखिए अगर नमक को घोल देंगे तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि नमक जा करके इस पानी के अणुओं के बीच में घुस जाता है, छिप जाता है, जिसके वजह से इसका घनत्व बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे इसका घनत्व बढ़ जाता है, लेकिन इस पानी का घनत्व अभी नॉर्मल पानी के जैसा ही है। अगर बात करेंगे एक एक्सपेरिमेंट की, आप एक नींबू लेंगे और नींबू लेकर के इसमें एक बार डुबोएंगे तो इसमें नींबू जो होता है वो डूब जाता है। लेकिन बात करेंगे जब इस नमक मिले हुए पानी में अगर नींबू को डालेंगे तो वो तैरता ही रहता है। क्यों तैरता रहता है? अब यहाँ पर इसका घनत्व ज़्यादा हो गया है। इसका घनत्व ज़्यादा होने की वजह से जो उत्प्लावक बल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर मैं बात करूँगा कि उत्प्लावक बल, ठीक ना, कब बढ़ेगा? उत्प्लावक बल बढ़ेगा कब? जब घनत्व ज़्यादा होगा। घनत्व ज़्यादा होगा तभी भी क्या हो जाएगा, बढ़े जाएगा। बात समझ रही है? घनत्व ज़्यादा होगा तो उत्प्लावक बल का भी मान ज़्यादा होगा। अगर घनत्व कम होगा तो उत्प्लावक बल का मान क्या होगा, कम होगा। तो आई होप कि आपको ये उत्प्लावक बल घनत्व के टर्म में भी समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर बात करते हैं इसके अलावा आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ठीक ना, वो भी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, आपेक्षिक घनत्व को। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? अगर बात करेंगे आपेक्षिक घनत्व की, तो किसी वस्तु का घनत्व जब जल के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उस बात को बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। जैसे अगर मैं इसके फार्मूले की बात करता हूँ तो वस्तु का घनत्व बटा में जल का घनत्व, तो जल के घनत्व के सापेक्ष, ठीक है, जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को हम लोग आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको मेरे हिसाब से आपेक्षिक घनत्व भी समझ में आ गया होगा, ठीक ना, और घनत्व समझ में आया होगा, उत्प्लावकता और उत्प्लावक बल भी समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर ये उत्प्लावकता और उत्प्लावक बल भी समझ में आया होगा, और उत्प्लावक बल जो होता है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, घनत्व पर कैसे डिपेंड करता है, भार पर कैसे डिपेंड करता है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है वो दिया किसने था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। और किस आधार पर दिया था? तो इस उत्प्लावकता के गुण पर ही दिया था जो तरल में होता है। बात समझ आ रही है? तो मैं अब उसको एक्सप्लेन करता हूँ, नाउ ये चैप्टर कवर होगा। बात समझ आ रही है? तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। नाउ अब हम लोग समझते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टाइटल देता हूँ इसका, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने तरल में बात करें उत्प्लावकता से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण नियम की खोज की थी, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण नियमों की खोज करने के साथ साथ तो हम लोग इसको पहले समझते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो आर्किमिडीज ने बताया क्या था कि ये कोई एक हम मान लेते हैं पात्र है और इसमें कोई तरल भरा हुआ है, इसमें कोई तरल भरा हुआ है। अगर कोई तरल भरा हुआ है तो इसमें हम एक वस्तु को लटकाते हैं। कोई अगर एक वस्तु को हम इसमें लटका देते हैं तो ये क्या करती है कि अपने जितना इसका आकार होता है उतने तरल को विस्थापित कर देती है। अब आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो ये कहता है कि जब भी किसी वस्तु को किसी तरल में, जब किसी वस्तु को
वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु पर कार्य करने वाला उत्प्लावक बल, तो वस्तु पर कार्य करने वाला उत्प्लावक बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, तरल के भार के बराबर होता है, तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या मिलता है हमें कि अगर वस्तु को डुबोते हैं तो वो क्या करती है कि वस्तु पर एक उत्प्लावक बल कार्य करेगा, और ये जो उत्प्लावक बल होता है इसका वैल्यू उसी के बराबर होता है कि ये जो वस्तु है जितना तरल अब उसके जगह से विस्थापित करती है, जितने तरल को हटाएगी उसके भार के बराबर, तरल के भार के बराबर जो उत्प्लावक बल का क्या होगा, मान होगा। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था, और आर्किमिडीज के सिद्धांत से काफ़ी हद तक मानव जीवन आसान हुआ है, क्योंकि इस नियम के अनुप्रयोग से काफ़ी सारे टूल्स की, सारे यंत्रों की जो आविष्कार है वो संभव हो पाया है। तो आई होप कि आपको ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल सहित आज के सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर पर जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद।